हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। और आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मैं बहुत खुश हूँ आज कि ये चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं इसमें देखने के लिए, समझने के लिए। बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आपको समझने को और देखने को मिलेंगे। बिल्कुल एक अलग तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने का। तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म किया था, तो सिंपल इंटरेस्ट की सीट जो है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सिंपल इंटरेस्ट में सेकंड क्लास के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके उसको ज़रूर चेक करो। बाकी चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं शुरू के 15-20 मिनट ज़रूर आपके वेस्ट करूँगा बेसिक बिल्ड बनाने में। पर याद रखिए कि अगर एक बार वो बेसिक बिल्ड आपने 15-20 मिनट में बना दिया, तो फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको कुछ आगे करने या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही बस कंपाउंड इंटरेस्ट है जितना मैं शुरुआत के 15-20 मिनट में आपको बताने वाला हूँ। फिर तो रह जाएंगे क्वेश्चन डिस्कस करने को, तो वो धीमे धीमे हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। पता ही होगा आप लोगों को ये बात। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में एक छोटा सा अंतर होता है। वो अंतर डिस्कस करते हैं क्या होता है। मान लो किसी व्यक्ति ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, 100 रुपये उधार लिए हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। जो दर प्रतिशत है वो प्रति वर्ष 10% की दर से है। तो आप कहोगे कि एक साल के बाद 10% बढ़ेगा तो हो जाएगा 110 साधारण ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में भी उतना ही होगा, 10% बढ़ेगा तो हो जाएगा 110। पर दूसरे साल जब साधारण ब्याज में 10% का इंक्रीमेंट होगा, तो वो बेसिकली जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसका ही इंक्रीमेंट होगा। 10% यानी कि 10 रुपये फिर से बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 120। आगे बढ़ते हुए 130, 140, 150 और इस तरह ये बढ़ता चला जाएगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, एक साल के बाद जो अमाउंट आ चुका है, अब जब 10% की वृद्धि होगी तो 110 पर होगी। 110 पर अगर 10% बढ़ाओगे तो 11 रुपये बढ़ेगा, और 11 रुपये जब 110 में जोड़ दोगे तो हो जाएगा 121 रुपये। आप देख रहे हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है। वहां पे 120 रुपये है और यहाँ पर 121 रुपये है। इसी तरह आगे बढ़ोगे 10% की दर से, तो इसका 10% यानी कि 12.1, और जब 12.1 121 में जोड़ दोगे तो हो जाएगा 133.1। और अब ये इस तरह से आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। तो बेसिक बात बताता हूँ मैं आपको कि दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो बस एक ही अंतर है। सिंपल इंटरेस्ट में जब भी ब्याज बढ़ता है, जब भी इंटरेस्ट बढ़ता है, तो इंटरेस्ट बढ़ेगा प्रिंसिपल 100 के हिसाब से। जो मूलधन होगा उस पे ही हर बार ब्याज बढ़ता जाएगा और प्रति वर्ष 10-10 रुपए का ब्याज बढ़ेगा, अगर दर प्रतिशत समान है तो। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हर बार चेंज हो रहा है। पहली बार के लिए प्रिंसिपल ये था और अमाउंट ये था। दूसरी बार के लिए आप देखोगे तो प्रिंसिपल ये है और अमाउंट ये है। तीसरी बार के लिए देखोगे तो कहोगे प्रिंसिपल है 121 और अमाउंट है 133.1। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज में मूलधन कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में हर स्टेप पर प्रिंसिपल आपका चेंज हो रहा होता है। आई थिंक अब ये बात क्लियर होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है लगातार वृद्धि। वृद्धि पे वृद्धि होती जाती है, उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मैं सीधे इसको सक्सेसिव इंक्रीमेंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सक्सेसिव इंक्रीमेंट का मतलब होता है क्रमागत वृद्धि। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट के बारे में एक बार देखते हैं
क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, और फिर 30% की वृद्धि। ये तीन वृद्धि आपके सामने दी गई हैं, 10% की, 20% की और 30% की। आपसे कह रहा है इनकी, ये क्रमागत तीन वृद्धि हैं, इनको सॉल्व करो और बता दो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना होगा, मतलब कुल जो वृद्धि होनी है वो कितनी होगी। तो आप कहोगे, देखो ये क्वेश्चन सेम उस तरह से है जैसे कि हमने प्रतिशत में किए थे जनसंख्या वृद्धि पर, कि इतने प्रतिशत जनसंख्या पहले वर्ष में बढ़ी है, इतने प्रतिशत अगले वर्ष में, उसके अगले वर्ष में इतने प्रतिशत बढ़ी है, सेम वही है। मानते हैं अगर सबसे पहले 100 रुपये था तो ये बढ़ के हो जाएगा 110 रुपये, 10% बढ़ा, 110 हो गया। 110 का 20% कितना, 20% इंक्रीमेंट है ना, तो ये किस पे आएगा, 110 पे। 110 का 20% वृद्धि कितना होगा, सॉल्व करते हैं साइड में। 110 का 20% का मतलब होगा 22, 22। जब 22 बढ़ेगा तो आ जाएगा 132, और फिर अगला इंक्रीमेंट कितना है तो कहोगे 30% का। 132 का 30% जरा चेक करो, देखो कितना आ रहा है, तो आएगा 39.6, 39.6। और जब 132 में 39.6 ऐड होगा तो हमारे सामने आंसर आएगा 171.6। अब आप कहोगे ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने का है, तो यहां से देखो प्रारंभिक मूल्य जो था वो 100 रुपये था और बढ़ के कितना हो गया है 171.6। तो कितना बढ़ गया 71.6, 71.6 बढ़ा है किस पे, 100 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर हो जाएगा 71.6% इनका ओवरऑल इंक्रीमेंट है। सक्सेसिव इंक्रीमेंट को सॉल्व करने का एक तो ये तरीका है जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। सक्सेसिव इंक्रीमेंट सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास तीन तरीके होते हैं, मैं तीनों एक एक करके बताऊंगा। मुझे टाइम का कोई अभी दिक्कत नहीं है, या कोई भी टेंशन नहीं लेना है टाइम के बारे में, कितना टाइम हम खर्च कर रहे हैं। बस इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि शुरू का 15-20 मिनट या आधा घंटा अगर हम बेसिक पर दे देंगे तो ये हमेशा के लिए बिल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर किसी को लग रहा है टाइम बहुत लग रहा है तो स्किप कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, पर मैं बिल्कुल बेसिक से चलने वाला हूँ। ओके, तो हम बात कर रहे थे सक्सेसिव इंक्रीमेंट का। सक्सेसिव इंक्रीमेंट को बेसिकली हम तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको अभी दिखाया, सेम क्वेश्चन को मैं अगले तरीके से ले जाके देखता हूं। देखिए, सेकंड मेथड जो है सक्सेसिव इंक्रीमेंट सॉल्व करने का, वो है हमारे पास फ्रैक्शन बेस्ड मेथड। 10% को कितना लिखते हैं तो कहोगे 1/10। अच्छा, 1/10 तो ठीक है, लिख दिया 10% को, लेकिन 1/10 का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे बेस पे जो यूनिट दिखा रहा है 10 वो होगा ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर वाली वृद्धि दिखा रहा होगा अगर ये तीनों सक्सेसिव इंक्रीमेंट यानी कि तीनों बढ़ रहे हैं तो 1/10 से बढ़ के ये हो जाएगा 11/10, यानी कि 10 था, एक बढ़ गया और हो गया 11। 20% का मतलब क्या, तो 20% का मतलब 1/5 बढ़ के हो जाएगा 6/5। इसी तरह 30% का मतलब होता है 3/10 और बढ़ के हो जाएगा ये 13/10। 10% को हमने 1/10 लिखा। आप कह सकते हो 10% को आप लिखोगे कि 10 से हो जा रहा है 11। इसी तरह से 20% को लिखोगे कि 5 से बढ़ के हो गया है 6, और इसी तरह से 30% को लिखोगे 10 से बढ़ के हो जाएगा 13। हम कहेंगे ये वाला जो वैल्यू होगा यहाँ पे जो आएगा ये होगा ओरिजिनल वैल्यू और ये होगा फाइनल वैल्यू। मतलब सॉल्व करते हैं इनको आमने सामने, अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो अभी आप कैंसिल कर लो, जैसे कि 6 और 10 कैंसिल हो रहे हैं, ये 3 बार जाएगा और ये जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 250, 5 5 25 और 10 250।
13 गुणे 3 गुणे 11 कितना होगा? 13 मल्टीप्लाई बाय 3 तो होता है 39, और 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 429। तो आप कह सकते हो अगर कोई धनराशि 250 होगी तो ये 3 लगातार वृद्धि देने की वजह से वो कितना हो जाएगा? 429। तो ओवरऑल बढ़ा कितना 429 तक पहुंचने के लिए ये? तो आप कहोगे 429 माइनस 250, और आंसर आ जाएगा 179। 179 का इंक्रीमेंट हुआ है किस पे? 250 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करते हैं जरा इसको। 179 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ जाएगा 71.6%, और ये उतना ही आ रहा है जितना कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। पिछले क्वेश्चन में भी हमारा आंसर सेम आ रहा था 71.6, और दूसरे तरीके से लगाने पर भी आंसर सेम आया है, दैट इज 71.6। ये था सेकंड टाइप। सक्सेसिव इंक्रीमेंट को आप 3 तरह से सॉल्व कर सकते हो, 2 तरह से सॉल्व कर दिया है, तीसरा तरीका और दिखाता हूं मैं इनको, और फिर तीनों को डिफ्रेंशिएट करूंगा कि आपको कब कौन सा मेथड यूज करना है। तीसरा तरीका देखते हैं। देखिए, हमारे पास 3 तरह की वृद्धि है, 10%, 20% और 30%। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यहाँ पर a और b का मान 2% वैल्यू होते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव ये तब होंगे जब वृद्धि हो रही होगी, और नेगेटिव तब होंगे जब ये गिरावट पे होंगे, यानी कि कमी हो रही होगी। तो अब आपको जैसे कि दिख रहा है कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास ए बी का, ये सिर्फ 2 वैल्यूज़ तक ही लग सकता है। तो हम कोई भी 2 वैल्यूज़ को चूज़ करेंगे और ये फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे कि हमने 10 और 20 को यहाँ पे चूज़ किया, 10% प्लस 20% प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी, 10 गुणे 20/100। प्रतिशत का साइन हटा देंगे यहाँ से, ऐड करोगे तो आएगा 30, प्लस ये दोनों सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 2, और दिखा दिया जाएगा 32। 32%। इन दोनों को इंक्रीमेंट देने के बाद 32% आ रहा है। देखो ध्यान से एक बात दिखाता हूँ आपको। जब हमने पहले टाइप के क्वेश्चन में 2 इंक्रीमेंट दिए थे, सिर्फ 2 इंक्रीमेंट दिए थे, तो कितना वैल्यू बढ़ गया था? तो 100 से हो गया था 132, यानी कि कितने की वृद्धि हुई थी? 32। चीज एक ही है, बस उसको अलग अलग तरीके से दिखाने का तरीका है ना। 2 इंक्रीमेंट सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 32, जो कि यहाँ पे आ चुका है 32। अब 32 के साथ में तीसरा जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? तो फिर से हम इसको लिखेंगे 32 प्लस 30 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल होगा, ये होगा 62। यहाँ पे वैल्यू कितना बन रहा है? 96। तो बेसिकली ये होगा 96। ऐड करोगे तो फिर से आ जाएगा 71.6, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मैंने आपको सक्सेसिव इंक्रीमेंट को सॉल्व करने के 3 तरीके बताए। पहला बेसिक तरीका, जहाँ पे हम 100 मान के शुरू करते थे, 10%, 20%, 30%, जैसे भी बढ़ता था वैसे बढ़ाते बढ़ाते अपना आंसर लगा देते थे। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया फ्रैक्शन बेस्ड, जो कि ये आपके सामने है, जिसमें हम सारे प्रतिशत मानों को भिन्न के रूप में तोड़ लेंगे और उसके बाद बढ़ाएंगे या घटाएंगे और अपना आंसर लगा देंगे। सेम इसी तरह तीसरा मैंने आपको बताया, और ये बताया मैंने फॉर्मूला बेस्ड, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इसमें क्या होता था कि हमें सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप करनी है और अपना आंसर निकाल देना है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये 3 तरह से तो हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कौन सा तरीका यूज़ करना सही होगा और कहाँ पर यूज़ करना सही होगा। तो ये जो ए बी फॉर्मूला है आपके सामने, ये आप तब यूज़ करो जब आपको परसेंटेज वैल्यू प्राइम नंबर के फॉर्म में मिले। प्राइम नंबर का मतलब 2%,
3%, 5%, 7%, 9%, 11%, 13%, 17%। इस तरह की वैल्यूज जब भी मिलें तब आप इसका यूज करो, सबसे जल्दी आंसर तक पहुंचाएंगे ये आपको। याद रखो, जब भी प्राइम नंबर्स मिले आपको, छोटे छोटे नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे प्राइम नहीं हैं, लेकिन जब भी छोटे नंबर आपको मिले ना तो आप इसके थ्रू ही जाओ। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या याद रखने के लिए बना दिया है कि प्राइम नंबर्स जब भी मिले आपको तो आप इसके थ्रू जाओ, तो आप सबसे जल्दी आंसर लगा पा रहे होगे। दूसरा मेथड है हमारा फ्रैक्शन बेस्ड मेथड। इसका हम कब यूज करें? तो फ्रैक्शन बेस्ड मेथड का हम यूज करते हैं जब आपको दिया गया क्वेश्चन फ्रैक्शन परसेंटेज में दिया हो। फ्रैक्शन परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मतलब 16 सही 2/3%, ये है भिन्न और ये है प्रतिशत का मान, या 14 सही 2/7%, या 28 सही 4/7%, या कुछ भी और कुछ भी दिया हो तब भी आप इसके थ्रू जा सकते हो। तीसरा और लास्ट, ये जो पहला वाला मेथड है ये कब यूज करें? ये आप कभी भी यूज कर सकते हो। जब भी इसको यूज करोगे तो ये सरलतम मतलब अगर सिंपल होंगे फ्रैक्शन तो जल्दी तोड़ देगा। वैसे मैक्सिमम टाइम हमें इसको यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम इन दोनों से ही अपना आंसर निकालने को ट्राई करते हैं। और सबसे ज़्यादा 90% ये मेथड यूज़ किया जाता है जो कि फ्रैक्शन बेस्ड है, और 10% क्वेश्चंस में ये मेथड यूज़ किया जाता है जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें धीमे धीमे हमें समझ में आएंगी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको लगेगा कि ठीक है, अच्छा 90% क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन तो इससे ही सॉल्व हो रहे हैं, 10% जो बचे कुचे क्वेश्चन है वो नीचे वाले से सॉल्व हो रहे हैं, यानी कि फॉर्मूले बेस से सॉल्व हो रहे हैं। इसको आप कभी भी यूज़ नहीं करोगे, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, इसके बिना ही हम अपने सारे आंसर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी एक तरीका था तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं जिनका आंसर आप बताओगे मुझे। लाइक बताओ मुझे 20% और 50%, ये दो इंक्रीमेंट हैं, दो वृद्धियां हैं, तो इनकी ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? टोटल इंक्रीमेंट, कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो आप कहोगे 20% को लिखते हैं, साइड में लिखता हूँ यहाँ पे, 20% को लिखते हैं 1/5, बढ़ने का मतलब 6/5। इसी तरह 50% को लिखते हैं 1/2, बढ़ने का मतलब 3/2। तो 20% को लिखने के लिए कहेंगे 5 से वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 6, 50 को लिखने के लिए कहेंगे 2 से वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 3। आमने सामने कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है, 2 से 6 जा रहा है, कितनी बार? 3 बार। मल्टीप्लाई करो तो 5 एकम 5, 3 तिया 9, कितना इंक्रीमेंट हो गया? तो आप कहोगे 5 से बढ़ के 9 हो गया। कितने की वृद्धि है? 4 की वृद्धि है। 4 की वृद्धि किस पे? 5 पे, गुणे 100। 4/5 का मतलब होता है 80%। और आप कह सकते हो इन दोनों का जो इंक्रीमेंट है वो कितना हो गया? 80% के बराबर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको ए बी फॉर्मूले से तो और आसानी से लग जाएगा, लाइक a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, 20 प्लस 50 प्लस 20 गुणे 50/100। सॉल्व करोगे जब आप तो आ जाएगा 70 प्लस ऊपर 10 रखा है और टोटल आंसर 80% है ना। और दोनों तरह से हमने निकाल के देख लिया है, हमारा आंसर आ गया है 80%। लेकिन याद रखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम आपको फ्रैक्शन का यूज़ करके ही आंसर निकालना है। बिल्कुल क्लियर रहो इस बात पे। एक और क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बताइए आंसर कितना होगा। मान लेते दिया गया है 16 सही 2/3% की वृद्धि, ठीक है। दूसरा दिया गया है 12.5% की वृद्धि। आपसे कह रहा है ओवरऑल इंक्रीमेंट यानी कि कुल वृद्धि बता दो कितनी होगी। बता सकते हो? जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा। 16 सही 2/3 यानी कि 1/6, वृद्धि का मतलब
7/6। 12.5% का मतलब 1/8 और वृद्धि का मतलब 9/8। क्लियर है। हम कहेंगे 6 से बढ़ के 7 हो रहा है और 8 से बढ़ के हो रहा है 9। आमने सामने कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 8 दूनी 16 और 7 तिया 21। कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है? 5 का इंक्रीमेंट है। किस पे? 16 पे। 5/16 गुणे 100। सॉल्व करो जरा और देखो आंसर कितना आ रहा है। कैंसिल कर देते हैं। 4 से कैंसिल होगा 4 बार, 4 से कैंसिल होगा 25 बार। 25 गुणे 5 125/4। 4 से कैंसिल करोगे फिर से 3 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा 0.5। 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे? अच्छा 0.5 नहीं आएगा, 1 बचेगा, 1 से फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, देन ये 5 आएगा। ओके, 31.25% का ओवरऑल इंक्रीमेंट है। क्लियर है ये बात अब, है ना? आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमें क्वेश्चन लगाना है। एक लास्ट क्वेश्चन और बता दीजिए मुझे बस, और अब बिल्कुल दिमाग खोल के बैठिए क्योंकि सारी चीज़ें अब आपके सामने आने वाली हैं। बस 1 मिनट का टाइम और, मैंने 20 मिनट बोले थे, 20 मिनट मेरे पूरे हो गए हैं। बस ये लो क्वेश्चन, बस एक लास्ट क्वेश्चन और बताओ मुझे। लिखा हुआ है 14 से ही 2/7% का इंक्रीमेंट, और दूसरा भी लिखा हुआ है 14 कंप्लीट 2/7% का इंक्रीमेंट, और आपसे कह रहा है बता दो क्रमागत वृद्धि कितनी, ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना। तो आप कहोगे 14 सही 2/7 का मतलब है 1/7, और वृद्धि का मतलब कितना? 8/7। 8/7 है वृद्धि का मतलब। 7 से 8, 7 से 8, 7 7 49, 8 8 64। बताओ इंक्रीमेंट करके जल्दी से आंसर कितना। हो गया आंसर? 7 से 8 हो रहा होगा, फिर 7 से 8 हो रहा होगा, 7 7 49, 8 8 64, 64 माइनस 49 सॉल्व करोगे तो डिफरेंस आ रहा होगा 15, 15/49 मल्टीप्लाई बाय 100 सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल रहा होगा। देख लीजिएगा कितने का इंक्रीमेंट है, मुझे नहीं पता है, मैं अभी आंसर नहीं लिखूंगा। अब एक बात समझो यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से कॉपी पेन रख दीजिए साइड में, बस 2 मिनट सुनते रहिए क्या कह रहा हूँ मैं। मान लो इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, सुनो बस। मान लो आपसे कह रखा होता कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 9800, 9800, ठीक है। रेट दिया हुआ है 14 से ही 2/7%। क्लियर। टाइम दिया हुआ है 2 साल, और आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये क्वेश्चन है मान लो आपके सामने इस टाइम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन फॉर्म कर दिया है। मान लो प्रिंसिपल है 9800, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 14 से ही 2/7%, टाइम दे रखा है 2 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, और पूछ रहा है बताओ आंसर क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह लेके जाने वाले हैं, बस शांति से देखते रहो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एकदम चीज़ें क्लियर होके चलेंगी। हम कहेंगे 14 से ही 2/7 का मतलब होता है 1/7। इसका मतलब होता है कि कोई वैल्यू 7 होगी, बढ़ के हो जाएगी 8। तो आप कहोगे पहले साल, फर्स्ट ईयर, कोई वैल्यू होगी 7 और बढ़ के हो जाएगी 8। सेम एज दूसरे साल भी, सेकेंड ईयर में भी कोई वैल्यू होगी 7 और बढ़ के हो जाएगी 8। अगर 2 साल तक लगातार इंक्रीमेंट है 14 2/7 का, तो 2 साल हमने दिया 7 से 8, 7 से 8, ठीक है। ओवरऑल आप देखोगे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आमने सामने कुछ कैंसिल नहीं होगा, 49 से ये हो जाएगा 64।
प्लीज बहुत जरूरी है ध्यान देना। अब देखो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, तो आप कहोगे 15 की वृद्धि हो रही है। 49 से 64 हो रहा है, तो इंक्रीमेंट हो रहा है 15 का। ओके, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये रिप्रेजेंट क्या करती हैं, अब आपको देखना होगा कि ये जो 49 है ये दिखा रहा है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। आप कहोगे कि इतना मूलधन था हमारे पास, अगर 14 से ही 2/7% 2 बार इंक्रीमेंट होगा तो इतना हो जाएगा बढ़ के। ये है आपके सामने अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। मूलधन ये है प्रिंसिपल और सामने दे दिया गया है अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट अगर पता है तो हम कहेंगे वृद्धि जो हो रही होगी इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर बिल्कुल भी मिस कर रहे होगे तो बहुत दिक्कत होगी आगे चल के, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझते चलो। आपके सामने 3 चीज़ें आ गई हैं, प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम कहेंगे क्या कि प्रिंसिपल है हमारा 49, अमाउंट है हमारे पास 64 और कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास 15। इन तीनों में से कोई एक मान आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और आपको गिवन कितना है, दैट इज प्रिंसिपल। मूलधन दिया गया है 49 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9800 को, तो एक यूनिट का मान कितना, तो हम कहेंगे एक यूनिट का मान है 200। तो 15 यूनिट का मान कितना, 15 गुणे 200। 15 यूनिट का मान है 15 गुणे 200, तो आंसर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3000। अमाउंट निकालना होता तो फिर कहते 64 मल्टीप्लाई बाय 200, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो और फिर से आपके सामने आपका आंसर आ जाता 12800, है ना। 64 गुणे 2 हो जाएगा 128, डबल जीरो लग जाएगा तो आंसर हो जाएगा 12800। तो मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर होगा कि चीज़ें चलती कैसे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। पहला क्वेश्चन था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और हमें बिल्कुल आराम आराम से समझते हुए चलना है। प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था और हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपने देखा 7 से 8 हुआ, 7 से 8 हुआ, मल्टीप्लाई किया दोनों आपस में, प्रिंसिपल बना, अमाउंट बना और दोनों के बीच का अंतर बन गया चक्रवृद्धि ब्याज। आई होप अब ये बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस पे एक और क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ सेम इसी तरीके का, और इस बार आप खुद ट्राई कीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 16 से ही 2/3%, टाइम दिया हुआ है 2 साल और आपको बताना है अमाउंट कितना होगा, मिश्रधन बताना है इस बार आपको कितना होगा। चलिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा। 16 से ही 2/3%, इसका मतलब क्या हो गया 1/6। 1/6 का मतलब बढ़ के कितना होगा ये, तो हो जाएगा 7/6, 7/6। आप कहोगे 16 से ही 2/3% को हम लिखते हैं 1/6 और ये बढ़ के हो जाता है 7/6। मतलब कोई मान था 6 से बढ़ के 7 हो गया और दूसरे साल भी 6 से बढ़ के 7 हो गया, क्योंकि 2 साल के बारे में बात की जा रही है। अगर 3 साल के बारे में बात की जा रही होती तो हम इनको 3 बार लिखते, आगे करेंगे उनके बारे में। तो ये हो गया 36 और यहाँ पे कितना हो गया 49। इंक्रीमेंट कितने का है देखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है ज़रूरत, क्योंकि हमें पता है कि ये दिखा रहा है प्रिंसिपल और ये दिखा रहा है अमाउंट, और हमें दिया गया है प्रिंसिपल और पूछा गया है अमाउंट। मतलब आप कह सकते हो 36 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25,000 को, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 25,000/36, ठीक है। और फिर आपसे पूछ क्या रहा है 49 यूनिट का वैल्यू, तो 49 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपके सामने 25,000/36 गुणे 49, और इसको सॉल्व करोगे ये आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि अभी ये दशमलव में जाए
और दशमलव में इसलिए जाएगा क्योंकि मैंने रैंडम अपनी तरफ से मान रखा है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कभी भी डेसिमल में नहीं जाएगा। अभी इसका आंसर हो जाएगा लगभग 34,000 के अराउंड, 34,000 के आसपास इसका कुछ आंसर आ रहा होगा। 34,027 या 28 इस तरह का कुछ आंसर इसका बन रहा होगा। 25,000 की धनराशि होगी और उसमें अगर 2 बार 16 से 2/3% का इंक्रीमेंट होगा तो वो हो जाएगा 34,027 रुपये लगभग। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद कोई भी सोचने वाली बात नहीं रह जाए। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल बताना है कि होगा क्या। ठीक है, आपसे बोला गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपका 25%, टाइम दिया गया है आपको 2 साल, और आपका जो अमाउंट है यहाँ पे वो है 5,000। आपको बताना है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा, बता सकते हैं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, और वो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं रेट और टाइम। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। रेट मिल जाएगा तो हमें फ्रैक्शन पता चल जाएगा कितने का बन रहा है, और टाइम मिल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो फ्रैक्शन बन रहा है 1/4 का मतलब 5/4, यानी कि 4 से बढ़ के कोई वैल्यू 5 हो रही होगी, और दूसरे साल भी 4 से बढ़कर ये 5 हो रही होगी, यानी कि 16 से बढ़ के कितना हो रहा होगा, 25 हो रहा होगा। 16 है प्रिंसिपल, 25 है अमाउंट, और इन दोनों के बीच का जो अंतर चल रहा था ये हो जाएगा इस टाइम हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट CI। अब आप कह सकते हो दिया क्या गया है आपको, तो दिया गया है आपको अमाउंट। अमाउंट कितना दिया गया है, 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5,000 को, तो 1 यूनिट का मान कितना, दैट इज 200। 1 यूनिट का मान अगर 200 है तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 16 गुणे 200 यानी कि 3200। सेम एज अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो आप कहते हैं 9 गुणे 200 यानी कि 1800। अभी प्रिंसिपल पूछा गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 3200। आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी। अब मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ाया है आपको, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता क्या है। आज की जो क्लास है उसमें हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो रिपीट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। साधारण ब्याज में जो मूलधन होता है वो प्रिंसिपल, जो ब्याज होता है वो मूलधन पर चलता है यानी कि प्रिंसिपल पर ही चलता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका मूलधन होता है वो हर बार चेंज होता रहता है। मूलधन अमाउंट हर बार चेंज होता रहता है, हर साल चेंज होता रहता है। फिर मैंने बात किया सक्सेसिव इंक्रीमेंट को। क्रमागत वृद्धि अगर देखने को मिल रही होगी तो आप 3 तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो। पहला, बेसिक 100 मान के स्टार्ट कर दो। दूसरा, आप जा सकते हो जब आप फ्रैक्शन का यूज़ कर रहे हो। और तीसरा तरीका है AB फॉर्मूला, जिसके थ्रू आप जा सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि हम 100 को बेस मान के बहुत कम सॉल्व करते हैं। हम 2 तरीके से ही सॉल्व करते हैं, या तो AB को मान के सॉल्व करते हैं, AB वाला फॉर्मूला, या फिर फ्रैक्शन को। और उसमें भी फ्रैक्शन का यूज़ हम लोग 90% करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन हमें सारी चीज़ें पूरी तरह से साफ साफ दिखा देता है कि किस में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। लेकिन हम 10% कभी कभी AB फॉर्मूले का भी यूज़ करते हैं, और वो हम तब करते हैं जब हमारे पास जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी होती है वो प्राइम नंबर यानी कि छोटे नंबर की फॉर्म में होती हैं। 2%, 3%, 5% इस तरह से होती है, तब हम उसका यूज़ आसानी से करते हैं। फिर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिल्कुल बेसिक 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इतना मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है। इसको 1-2 बार रिपीट कीजिए, और जब हम कल का क्लास लेके आ रहे होंगे तो इसमें और चीज़ें इन्हांस कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने ये पहला क्लास देख रखा होगा तभी आपको सेकंड क्लास समझ में आएगा, नहीं तो सेकंड क्लास समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको 1-2 बार रिपीट कीजिएगा, और उसके बाद कल के लिए तैयार हो जाइएगा। कल हम सेकेंड क्लास लेके आ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास बहुत अच्छी रही है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको ये सारी बातें बता के। आपको भी कुछ नया सीखने को मिला हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि
क्या क्या नया सीखने को मिला है और कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं आपकी और बेटर तरीके से हेल्प यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।